नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हजारीबाग में संवेदनशील स्थानों पर रहेगी निगरानी, बैंक, ज्वेलरी व पेट्रोल पंपों की बड़ी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल में परिणाम के बाद नहीं थम रहा हिंसा, आंदोलन में टीएमसी पार्षद का दफ्तर हुआ आग के हवाले। रानीगंज में योगी मॉडल की झलक, जीत के बाद बुलडोजर मॉडल संग दिखे बीजेपी के कार्यकर्ता। मतगणना के बाद दुर्गापुर में तनाव, टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ का आरोप। बंगाल में परिणाम के बाद आक्रोश ही आक्रोश, विकास ठप, भेदभाव आरोपों पर जनता का टीएमसी के खिलाफ उठा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग में हाल ही में हुई बैंक डकैती की घटना के बाद हजारीबाग पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और भविष्य में किसी भी आपराधिक घटना को रोकने के उद्देश्य से व्यापक सुरक्षा के इंतजाम लागू की गई है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर जिले के कुल 388 महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। इनमें से 140 बैंक, 146 ज्वेलरी दुकानें और 102 पेट्रोल पंप शामिल हैं। इन सभी जगहों पर नियमित रूप से पुलिस की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है ताकि अपराधियों को किसी भी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। हर चिन्हित स्थल पर एक विशेष रजिस्टर खोला गया है जिसमें पेट्रोलिंग पदाधिकारी को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन गतिविधियों की निगरानी जिला कंट्रोल रूम से भी की जा रही है, जिससे पूरी व्यवस्था पर लगातार नजर बनी रहेगी। एसपी अमन कुमार ने बताया कि पिछले दिनों जिले में लूट की कई घटनाएं सामने आई थी, जिनमें बैंक, ज्वेलरी दुकान और पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया था। इन घटनाओं की समीक्षा के बाद ही यह सख्त कदम उठाया गया ताकि व्यापारियों और बैंक कर्मियों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। पहले आप सुनिए एसपी अमन कुमार ने क्या कुछ कहा है। क्षेत्र में जो बड़े बैंक्स हैं, बड़े पेट्रोल पंप्स हैं और जो बड़ी ज्वेलरी की दुकानें हैं, उनको चिन्हित करने के लिए कहा गया था। सभी जगहों पर कई लोकेशंस आज शेयर भी किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं और वहाँ रजिस्टर्स रखाए गए हैं। और वहाँ रजिस्टर में जाके रेगुलर पेट्रोलिंग को निर्देश दिया गया है कि एक दिन 2 दिन छोड़ के या फिर प्रतिदिन भी अगर संभव हो सके तो रेगुलर बेसिकली चेकिंग वहाँ पे हो। और कोई भी ऐसा पंप है या कोई भी ज्वेलरी शॉप है या कोई भी बैंक है जो उस तरह का बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको लगता है कि नहीं, कोई ज्वेलरी शॉप में ऐसा होता है कई बार कि उसको लगता है यार कल कोई ऐसा बंदा आया जो कि मतलब सही नहीं था, हमको शक लगता है, तो उन चीज़ों को शेयर करेगा। अगर कोई बंदा उसके पास जाएगा, कोई पुलिस वाला जाएगा, तो उसके दिमाग में हो सकता है वो बताए नहीं थाने में जाके, लेकिन कोई जाएगा तो वो शेयर करेगा कि कल ऐसा 2 आदमी आया था, इसको देख लीजिए क्या है। तो कहने का मतलब एक सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है लोगों में कि चलिए हमारे पास पुलिस वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और कुछ कम्युनिकेशन अगर करना हो तो वो गैप भी खत्म होता है। तो इसको लेके हम लोगों ने ये शुरू किया है और सभी जगह रजिस्टर्स भी रखे गए हैं और हम लोग उसको रेगुलरली कंट्रोल रूम से मॉनिटर भी करेंगे कि पेट्रोलिंग पार्टी इन जगहों पर जाके चेक करे। और उसका जो संख्या है हम लोगों ने आपके साथ शेयर भी किया है। जिले में जितने आइडेंटिफाई किए गए हैं वैसे शॉप्स या फिर वैसे जी बिल्कुल, तो आप हजारीबाग एसपी को सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं अपराध को कंट्रोल करने को लेकर अहम कदम उठाए जा रहे हैं हजारीबाग जिले में। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश बताएं, एक तरफ जहां लगातार बैंक डकैती की बात करें, पेट्रोल पंप की लूटने की बात करें या तमाम लूटपाट कांडों की बात करें, इसके बाद ये हजारीबाग पुलिस का कितना अहम कदम माना जा रहा है? जी, हजारीबाग पुलिस का यह काफी बेहतर कदम माना जा रहा है। जिस प्रकार से पूर्व के दिनों में हजारीबाग बरही प्रखंड में बैंक ऑफ बड़ौदा को लूट लिया गया था, दिन दहाड़े दिन के उजाले में लूटने की यह घटना कारित हुई थी, जिससे हजारीबाग पुलिस की जो महकमे है वो काफी अलर्ट मोड में आ गई थी। लगातार उन जो चोर थे उन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड में आ गए हैं। जहां जहां ऐसी घटनाएं की जा सकती है, बैंक, पेट्रोल पंप और अन्य ऐसे ज्वेलरी दुकान जहां पर ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है, वहां पर पूरी जांच की टीम बैठा दी गई है। सड़क और कई जगह सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी तैनात कर दिए गए हैं। जी
जी रुपेश, सुरक्षा के कहीं ना कहीं इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में 388 जगहों का चयनित किया गया है, तो कितनी की संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है? क्या कुछ विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं? कंट्रोल रूम से भी कहीं ना कहीं निगरानी की बातें सामने आ रही, तो कैसे चलेगा ये पूरा जो फॉर्मूला है हजारीबाग पुलिस की ओर से जो नया एक कदम उठाया जा रहा है? जी, आपको बता दें सीसीआर रूम के से जो शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उससे लगातार पुलिस बल को घटाकर उससे निगरानी की जा रही है। कई सारे जो चौक चौराहे वहां पर पूर्व से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इससे ट्रैफिक को लेकर और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सुचारू रूप से चलाया जाएगा। वहीं जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हें और भी तरीके से बढ़ा दिया गया है और जो भी संस्थान ऐसे जो सड़कों पर है जिसपे लूट की ऐसी घटना हो सकती है, उसे भी पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि सीसीटीवी इस तरह से लगाई जाए कि सड़कों की भी निगरानी हो सके। जैसे अगर आपके चोर आपके दुकान या फिर आपके स्टोर से कुछ लेकर निकलता है तो सड़क से किस और भाग रहा है वो भी दिखाई दे। साफ तौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो चारों तरफ से अलर्ट मोड में है और ऐसी कोई घटना घटित अगर दुर्भाग्यपूर्ण होती है तो उसे तुरंत पुलिस प्रशासन दबोच लेगी। जी बिल्कुल, तुरंत पुलिस प्रशासन दबोच लेगी। ऐसे में एसपी अमन कुमार का एक नया पहल देखने को मिल रहा है हजारीबाग में, तो क्या लगता है कितना कंट्रोल हो पाएगा अपराध पर? चूंकि हजारीबाग में लगातार ऐसी आपराधिक घटना सामने आ रही है, दिन दहाड़े बैंक लूट की बात करें या सड़कों पर चलते लोगों से कई सामान छिनतई की भी बातें सामने आ रही थी। ऐसे में ये कदम कितना अहम साबित हो सकता है रुपेश? जी, ये कदम अभी लागू किया गया है। फिलहाल इस कदम लागू करने के बाद से अभी तक ऐसी कोई घटनाएं देखने को नहीं मिली है, जिसके से चोरों में एक भय आ चुका है, क्योंकि डर पैदा करना काफी जरूरी था। जैसा पुलिस प्रशासन जो अमन कुमार है, पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डर पैदा करना चोरों में काफी आवश्यक था, वो डर अब पैदा हो चुका है। फिलहाल ऐसी कोई घटनाएं घटित नहीं हुई है। अगर भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं घटित होती है तो उसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल, उसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो हजारीबाग पुलिस का ये जो रोल है, ये जो नया कदम है, ये कितना अपराध को नियंत्रण कर पाता है। चूंकि लगातार तमाम जगहों की अगर हम बात करें तो संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और वो अलग अलग तरीके से वो जांच करेंगे और किसी भी गतिविधि पर सीधे तौर पर अब कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। तो आप सुन पा रहे थे हमारे सहयोगी को किस कदर बेहतर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन रुख करना होगा पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण हुई है तब से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी बीच नई सरकार के 9 मई को होने वाले शपथ ग्रहण से ठीक पहले आसनसोल में चुनाव के बाद हिंसा की एक और गंभीर घटना सामने आई है। आपको बता दें कि कोट मोड़ इलाके में तृणमूल कांग्रेस पार्षद मौसमी वसु के कार्यालय को बीती रात अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि पूरा कार्यालय जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल उत्तर से भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पार्षद मौसमी वसु ने खुद उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी थी। मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी, दमकल विभाग की टीम, भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए। कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर दोषियों की पहचान की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए। विधायक ने घटना को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह भाजपा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। वहीं टीएमसी पार्षद मौसमी वसु ने आरोप लगाया कि जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और इसके चलते उनके कार्यालय को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बंगाल के अंदर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। আমাকে কাউন্সিলর ফোন করেছিল, মৌসুমী বসু আমাকে ফোন করলো। আমি একটা মিটিংয়ে ছিলাম, আমাদের 9 তারিখের প্রোগ্রাম আছে ব্রিগেডে, সেই নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি বৈঠক চলছে সমস্ত এমএলএরা। সেখানে আমার কাছে ফোন যায় এবং আমাকে বলে যে এইরকম ঘটনা এইরকম হয়ে গেছে। আমি খবর পাওয়া মাত্র আমি ফোন করি, আমার অফিসে যোগাযোগ করি। আমাদের কার্যকর্তারা তারপরে এখানে পৌঁছায়, দমকলকে খবর দেওয়া হয়, থানাকে খবর দেওয়া হয়। এসে দেখছি এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে এটার তদন্ত হওয়ার খুব দরকার আছে। মানে যেভাবে আমাকে ফোন করা হয়েছিল
এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে আর কি, এটাকে বের করতে হবে। এটাকে আমার সঙ্গে পুলিশ কমিশনার এসে হাজির হয়েছেন, তার সঙ্গে কথা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার বললেন আমাকে যে আমি দেখছি, এবং এখানে যা যা ক্যামেরা রয়েছে আশেপাশে বিল্ডিংয়ের যেখানে যতগুলো ক্যামেরা রয়েছে সব ক্যামেরার ফুটেজ আনা হোক, ফুটেজ এনে এইখান থেকে বের করা হোক এই ঘটনাটা কী হয়েছে। আমরা আমাদের যা বক্তব্য আমরা জানালাম পুলিশ কমিশনারকে, উনি বললেন আমরা ওরা খোঁজ খবর করে দেখছেন, চেষ্টা করছি এটাকে এই তদন্ত করে বের করতে হবে। বারবার আমরা বলছি যে কোনো পোস্ট পোল, কোনো ভায়োলেন্স আমরা কোনো টলারেट করব না। अगली खबर बंगाल के रानीगंज से आई है, जहां चुनावी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के विजय जुलूस में इस बार एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रानीगंज के सियल सोल राजबाड़ी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जेसीबी मशीन और ढोल नगाड़ों के साथ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को प्रदर्शित करते हुए जश्न मनाया। राज्य के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ खनन क्षेत्र में भी भाजपा समर्थकों का उत्साह चरम पर दिखा। जगह जगह विजय जुलूस निकाले गए, लेकिन सियार सोल गांव का जुलूस अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा का विषय बना हुआ। जुलूस के आयोजकों ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराध और अव्यवस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, उसी तर्ज पर यहां भी सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया गया। उनका कहना था कि राज्य में किसी भी प्रकार के अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश আমরা দেখে এসেছি জেসিবি বাবা যোগী আদিত্যনাথ যোগী, তো আদিত্যনাথ বুলডোজার বাবা আদিত্যনাথ যোগীকে দেখে পরে আমাদের টিম এইভাবে আমরা এই বিজয় যাত্রা এরকম করে শুরু করেছি। আমাদের সরকারের কথা মাথায় রেখে আমাদের সমস্ত কর্মী আজ একসাথে বেরোয়েছি বিজয়ে। এটা শুধু আমাদের না, পুরো বাংলার জয়, বাংলার মাদের জয়, বোনেদের জয়, সবার জয় এবং আমাদের জয়। আমাদের সরকার যেমন করে কথা দিয়েছিল। एक बार फिर हम बंगाल की ही बात करेंगे। आपको बता दें कि लगातार बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच दुर्गापुर से अगली खबर आई है। विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद राज्य के कई हिस्सों में राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि दुर्गापुर वार्ड नंबर 25 और 26 से तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और अतिक्रमण के गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात अज्ञात लोगों ने विधाननगर और फूलजोर इलाके में स्थित तृणमूल के 2 पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाया। आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने कार्यालयों में तोड़फोड़ की और गेरुए रंग से रंग दिया, जिससे इलाके में राजनीतिक तापमान बढ़ गया। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव का माहौल देखा जा रहा है और दोनों पक्षों के समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना को सुनियोजित हमला बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अगर हम बात करें तो दुर्गापुर के पूर्व भाजपा विधायक चंद्रशेखर बनर्जी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। उन्होंने प्रशासन से दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। নেতাকে এটা কিন্তু ঠিক নয় যে আপনি যখন বিরোধী দল করেছেন, যারা শাসন ক্ষমতায় ছিল তারা আপনাদের উপর অ্যাটাক করেনি, আর আপনারা শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসার পরেই বিরোধী দলকে অ্যাটাক করবেন, এটা কিন্তু ঠিক নয়। এটা দয়া করে এটা করবেন না। আপনারা কথাবার্তা বলুন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আপনাদের অফিসটা 2-1 তো স্বেচ্ছায় চাবিটা দিয়ে দিয়েছে যে না ভাই তোমরা থাকো, আমরা নাই। নতুন নতুন যখন কেউ মুসলমান হয় না, তখন দেখবেন তাকে প্রমাণ দিতে হয় যে আমি মুসলমান। সেরকম তৃণমূল থেকে আসা কিছু লোক যারা ভোটের 3 দিন আগে এসছে, তারা এখন আবির মেখে নিচে গেরুয়া আর গিয়ে তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছে, কোথাও গেরুয়া কালার করছে, কোথাও ঝান্ডা তুলছে, নিয়ে প্রমাণ দিতে যাচ্ছে কত বড় বিজেপি। যেমন হচ্ছে নতুন মুসলমান কেউ যদি হয় তাকে প্রমাণ দিতে হয় আমরা গো মাতাকে পুজো করি, আর ওই যারা আছে তারা গো মাতাকে ভক্ষণ করে। ওইদের সঙ্গে যেমন আমাদের তফাৎ আছে, সেরকম হচ্ছে এই যারা ভোটের 3 দিন আগে 23 তারিখ নির্বাচন হয়েছে আর 19 তারিখ বিকেলবেলায় জয়েন করি, তারা এখন নিজেদেরকে বড় বিজেপি প্রমাণ করছে আবির মেয়ে। তো আমরা প্রথম পুলিশকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি যে ওই নতুন বিজেপি। बात अब हम पूर्व वर्धमान जिले की करेंगे, जहां केतुग्राम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी परिणाम के बाद हालत अचानक बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार शाम जनता का गुस्सा उस वक्त हिंसक रूप ले बैठा जब कथित तौर पर उग्र भीड़ ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन सतर्क हो गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गुस्सा कोई अचानक भड़की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि लंबे समय से पनप रही नाराजगी का नतीजा है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप है। सड़क, बुनियादी ढांचा और योजनाओं पर कोई प्रगति नहीं हुई है। साथ ही कई जरूरतमंदों सरकारी योजनाओं को लाभ भी नहीं मिला। ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं तृणमूल के खिलाफ लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है और जो कार्यालय है वहां पर तोड़फोड़ की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि मामले को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और पुलिस बल की तैनाती के साथ इसे रोकने का काम किया जा रहा है और जो भी अपराधी हैं उन्हें रोकने का और गिरफ्तारी को लेकर लगातार वारंट जारी किया जा रहा है। চট্টগ্রাম বিধানসভায় যা করে দিয়ে গেছে মানুষকে জড়িয়ে দিয়ে শেষ করে দিয়ে চলে গেছে। কোনো কাজকর্মে মানুষকে দেয় নেই, মানুষকে খালি বলতো যে পাছাইলে দেবো। হিন্দুদেরকে একটা সমাজে অন্যদেরকে দুটো ভাগ করে রেখে দিয়ে গেছে, দলাদলি করে রেখে দিয়ে গেছে এমএলএ সাহেব। আর কোনো কিছু কাজ করে নাই। হ্যাঁ, সব টাকা পয়সা যেখানে যা ছিল সব লুটপাট করে সব দিকে দিয়ে বাইরে দিয়ে ভরেছে। हमारे से जन कुछ पड़ा नहीं। रुक करेंगे एक बार फिर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का, जहां उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में गोलीबारी की घटना के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। बता दें कि सरबोरिया और अगरहाटी सहित बंसीहरहाट सब डिविजनल के कई गांवों में सन्नाटा पसरा है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल बताया जा रहा है कि नेजहट थाना क्षेत्र के बिटपोल और बामन घेरी इलाके में दो राजनीतिक गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसी दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी, एक महिला कांस्टेबल और एक बीएसएफ जवान के पैर में गोली लग गई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस अधिकारी और महिला कांस्टेबल की चित्तरंजन अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज जारी है, जबकि बीएसएफ जवान को बल के मिलिट्री अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अलकनंदा भवाल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल और बीएसएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके की अगर बात करें तो लगातार गश्त की जा रही है और हालात पर कड़ी नजर बरकरार है। এখন কিরকম অবস্থা আছে? এখন আমরা এখন ভয় ভয়ে আছি, আর যেভাবে কালকের যেটা দেখলাম সেইভাবেই যদি আবার মানে চলতে থাকে আমরা আর কতক্ষণ কোথায় পালাবো বলো? আমাদের তো পালাবার রাস্তা নেই। কাল কি হয়েছিল রাতে? ওই যে দেখলাম যে ওই যখন ওই মানে দরজা ফরজা ভাঙাভাঙি হচ্ছে তখন আমরা বেরিয়ে আর দেখতে যাচ্ছি। ওইখান থেকে গেছি, ওই নাড়ার গাদা আছে ওইখান থেকে গেছি। তা বলে এই কারা আসতেছিস? আর ওরা ওজন তেড়ে আনলো। আমরা যে কজন ছিলাম 2-1 ঘা আমাদেরকে দিল, 35-40 জন ছিল। হ্যাঁ, তারপরে আমরা ঘরে ঢুকে গেলাম, তারপর থেকে আর দেখতে পেলাম না। আর ভয়তে আমরা সারা রাত আমরা ঘরে ঘুমোতেই পারিনি, সারা রাত। এরকম একটা মুছে ভরি জায়গা, ফাঁকা জায়গা তো না, ভয় তো লাগে। সেটাই তো, আমরা তো কোনো দিন লোকের সঙ্গে ঝুঁকি ঝামেলা করিনি, আর আমরা সাহস করে কোনো দলের ঘটনা হয়েছে নাকি? কি করে জানবো? আমরা তো সেই দলের থেকেই মানে একবার করে যাই। কোন দল করেন আপনারা? এখন আর কি বলবো, বলুন না। আমি বলছি কোন দল করেন? তার বিজেপি করেন। আপনার বিজেপি মানলো কারা? এখন আমরা তো ফাঁকা টাকা বেরোই না, আমরা আর বলতেও পারি না। এখন কি অবস্থা আছে? এখন ওইভাবেই ভয়ে ভয়ে আছি। আমাদের বুকটা ধস করছে যে এরপরে হয়তো কিছু আবার হবে কি এইরকমই নাকি এইভাবেই মিটে যাবে নাকি, সেটাই তো আমরা ভাবছি। আপনার नाम की? अब बात करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि देवघर में एक स्थानीय जोहरी यानी कन्हाई पोद्दार पर धोखेधड़ी का आरोप सामने आया है। दरअसल मामला जसलधार रोड निवासी पंकज कुमार का है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जोहरी पिछले कई वर्षों से भुगतान टालता रहा है और अदालत के आदेशों की भी अनदेखी करता रहा है। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित पंकज कुमार के अनुसार वर्ष 2016 में उन्होंने करीब 5.5 ग्राम सोना आभूषण तैयार कराने के लिए कन्हाई पोद्दार को दिया था। आरोप है कि ना तो तय समय पर आभूषण तैयार किया गया और ना ही सोना वापस किया गया। लंबे समय तक दबाव बनाने के बाद आरोपी ने कथित रूप से 30,000 रुपए का चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया।
इसके बाद आरोपी ने संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया और फरार बताया जा रहा। मामले में न्यायालय की ओर से कई बार सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। आरोपी के खिलाफ वकील नोटिस, कुर्की वारंट, इश्तिहार और स्थायी वारंट तक जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद वह अब तक अदालत में पेश नहीं हुआ, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं अगर हम पीड़ित की माने तो पीड़ित का साफ तौर पर यही आरोप है कि आरोपी के देवघर आने की जानकारी कई बार रेखिया थाना पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में कहीं ना कहीं पीड़ित ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और यह आरोप खुले तौर पर लगा रहा है कि उसके साथ 2016 में कथित तौर पर इस तरह का वारदात हुआ और उसके बाद वो लगातार चक्कर लगा रहा है, न्यायालय के दरवाजे को खटखटा रहा है, बावजूद उसे अब तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और जो उसे ठगने वाला है वो खुलेआम कहीं ना कहीं उसके जो सोने की रकम है या सोने हैं उसे लेकर इधर उधर घूमता फिर रहा है। लगातार पुलिस से गुहार की जा रही है पर अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ऐसे में साफ तौर पर पीड़ित ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसका जो सोना है उसका उसे मुआवजा मिलना चाहिए। बनाने के लिए दिया और वो सही समय पर नहीं देने की वजह से उसने हमको 30,000 रुपये का उस समय का वैल्यू के हिसाब से चेक बना के दिया, जो हम बैंक में देने के बाद चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद वो देवघर से फरार रहने लगा और भेंट नहीं होती थी। भेंट होने के बाद जब हम उसको बोले तो बोला कि ठीक है, हम आपका पैसा दे देंगे। इस तरह टाल बटाल करते करते 2-3 महीना के बाद वो ना पैसा दिया ना कुछ दिया। तब हमको लास्ट में कोर्ट का आपने केस किया, कोर्ट का शरण लेना पड़ा। ठीक। कोर्ट के द्वारा उसको प्लीडर नोटिस गया, नोटिस में वो अपीयर नहीं हुआ और ना ही वो जाके किसी तरह का और देवघर से बराबर गायब रहा। उसके बाद कोर्ट द्वारा उसके ऊपर वारंट इशू हुआ, कुर्की वारंट हुआ, इश्तिहार हुआ और परमानेंट वारंट हो गया, लेकिन आज तक वो। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मेमारी की। आपको बता दें कि मेमारी में दामोदर नदी में नहाने गए 22 वर्षीय युवक राहुल हल्दर की तलाश आखिरकार 5 दिनों के बाद दुखद अंत के साथ खत्म हुई है। दरअसल पुलिस ने जमालपुर क्षेत्र के सालनपुर के पास नदी के एक छोटी धारा के किनारे उसका क्षत विक्षत शव बरामद किया। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। बता दें कि मेमारी 1 ब्लॉक के नीमो 1 ग्राम पंचायत अंतर्गत पराजात नगर निवासी राहुल हल्दर शुक्रवार 2 मई की दोपहर अपने 4 दोस्तों के साथ पल्ला नंबर 4 सेंट घाट इलाके में गया था। दोस्तों के मना करने के बावजूद राहुल नदी में उतर गया। तैरना ना जानने के कारण वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने कई चरणों में तलाशी अभियान चलाए। गोताखोरों की मदद से लगातार खोजबीन की गई, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। अंततः मंगलवार को नदी किनारे एक क्षत विक्षत शव मिलने से मामले का खुलासा हुआ। मृतक के मामा ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान राहुल हल्दर के रूप में की। शव को पोस्टमार्टम के लिए वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। इधर अगर हम परिजनों की मारें तो लगातार परिजनों का कहना है कि घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि केवल डूबने की घटना नहीं है, बल्कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। परिवार पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुका था और अब बुधवार को विस्तृत जांच की मांग करते हुए नई शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो जानकारी है उसके अनुसार जो युवक है उसके डूबने की बात सामने आ रही है। दोस्तों का कहना है कि युवक को तैरना नहीं आता था और वो गहरे पानी में चला गया मना करने के बावजूद, और उसी के बाद यह हादसा हुआ। लेकिन शव मिलने के बाद अब परिजन एक दूसरी बात कह रहे हैं और साफ तौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए यही कह रहे हैं कि उनका बेटा डूबा नहीं है, बल्कि यह जांच होनी चाहिए कि उनके बेटे के साथ आखिर क्या कुछ
हुआ है उस बालूघाट में। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जो विवाद है अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसमें किस कदर जांच करती है और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।